कुछ प्रश्न हमें निरंतर प्राप्त हो रहे थे अभ्यास के क्रम के विषय में कि जब हम अभ्यास करने के लिए बढ़ते हैं तो पहले हम कौन से अभ्यास करें, बाद में कौन से करें, प्राणायाम के समूह कौन से हैं, कौन से व्यक्ति को कौन से अभ्यास नहीं करने चाहिए, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं आदि। तो इन विषयों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि जो मूलभूत अवधारणा है हठ योग की, वो प्राण के आधार पर कार्य करती है। प्राण ही उसका ऐसा आधार है कि कोई भी अभ्यास आप कर रहे हैं, यदि प्राण की सजगता आपने छोड़ दी तो उस अभ्यास से समुचित लाभ आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि अभ्यास से पहले, आसन के अभ्यास से पहले आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। वो किस लिए? जिससे कि आपके शरीर में जो प्राण वायु का स्तर है वो बढ़ जाए। यूं तो प्राण की अवधारणा विस्तृत है और 5 प्रकार के प्रमुख प्राण बताए गए हैं जिनके विषय में हमने पहले भी चर्चा की है। वो आपको लिंक नीचे प्राप्त हो जाएगा, उसके माध्यम से देख लें। लेकिन यहां पर आप समझें कि जैसे ही आप प्राणायाम से अभ्यास शुरू करते हैं, उसके बाद आसन करते हैं, तो प्राण वायु का स्तर बढ़ता है और अभ्यास से जो आप आगे अभ्यास कर रहे हैं उससे अधिक लाभ आपको मिलेंगे और एक जागरूकता, सजगता आपकी बढ़ जाती है उससे। तो शुरुआत कैसे करनी है, यहां से अगर हम बात करते हैं, जो हमें प्रश्न प्राप्त हो रहे थे, तो आपको किसी भी अपने इष्ट की जो भी आपको मंत्र आपको याद हो, जो भी स्तुति आपको प्रिय हो, उस स्तुति से शुरुआत करनी है। ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको अपने प्राणायाम को शुरू करना है। प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन का ही अभ्यास करना है, जो कि हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है कि नाड़ी शोधन की विधि क्या है और उसका विस्तृत एक मार्गदर्शन है, संक्षेप में नहीं बताया जा सकता। तो पहली विधि को नाड़ी शोधन की किया, जब वो परिपक्व हो गई तो दूसरी को किया, दूसरी परिपक्व हो गई तो तीसरी को किया। अब जो पहली और दूसरी थी उसको छोड़ दिया, चौथी पर गए तो तीसरी को छोड़ दिया, यानी कि एक एक आगे बढ़ते गए और पीछे वाली को एक एक को छोड़ते गए और अंत में आपको जो उसका उच्च अभ्यास है वो आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। पूरा मार्गदर्शन वो करना है। इससे आगे बढ़ते हुए प्राणायाम को आपको 2 अलग अलग समूहों में विभाजित करना है। पहले समूह हो जाता है प्रशांतक प्राणायाम और दूसरा समूह हो जाता है शक्तिवर्धक प्राणायाम। प्रशांतक प्राणायाम के अंतर्गत इस प्रकार के अभ्यास रखने हैं जो कि आपको लगता है सहजी कि वो शांति देने वाले हैं, ठंडक देने वाले हैं। जैसे कि अभ्यास हैं शीतली, शीतकारी, उज्जयी, भ्रामरी, मूर्छा प्राणायाम। इस प्रकार के अभ्यासों को आपको रखना है प्रशांतक समूह के अंतर्गत। उसके बाद शक्तिवर्धक प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति, भस्त्रिका, यूं तो कपालभाति षटकर्म के अंतर्गत आने वाली क्रिया है, लेकिन इसको अगर प्राणायाम के तरह से भी आप देखते हैं और कुछ अभ्यास, ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक अगर अभ्यास करते हैं तो कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं, वो आपको शक्तिवर्धक प्राणायाम के अंतर्गत करने हैं। बंधुओं के अभ्यास भी इन शक्तिवर्धक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये आसन के बाद किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने नाड़ी शोधन का अभ्यास किया, उससे आगे बढ़ते हुए आपने प्रशांतक प्राणायाम का अभ्यास किया जो भी उस समूह में आते हैं, और उससे आगे बढ़ते हुए आपने शक्तिवर्धक प्राणायाम के समूह में आने वाले अभ्यासों को किया। उसके बाद आपको अपने आसन के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ना है। अब आसन में भी सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है, जिससे कि शरीर थोड़ा तैयार हो जाए। या फिर सूक्ष्म आसनों के अभ्यास के स्थान पर आप कर सकते हैं त्रियक ताड़ासन और ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन में अगर आपने शरीर को ठीक प्रकार से स्ट्रेच कर लिया या त्रियक ताड़ासन का अभ्यास कर लिया तो आपको सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता नहीं होगी। शरीर सज्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सजग हो जाएगा। इतना आपने कर लिया। इससे आगे बढ़ते हुए आपको वो अभ्यास करने हैं जो आपके लिए सरल हैं, और अभ्यास को अलग अलग समूहों में बांट लेना है। जैसे पहले खड़े होकर अभ्यास करने वाले कुछ हैं तो वो कर लिए, फिर बैठकर करने वाले हैं वो कर लिए, फिर पेट के बल, पीठ के बल, ऐसे अलग अलग समूहों में बांट लेना है। अब इसको कोई और व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको ही देखना होगा कि कौन से अभ्यास आपके लिए सरल हैं, कौन से कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई अभ्यास आसान होगा, कोई कठिन होगा। किसी को आगे झुकने में समस्या है, किसी को पीछे जाने में समस्या है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में स्ट्रेंथ बहुत अधिक है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। तो आपको देखना होगा कि आपको अपने शरीर के किस अंग पर, किस क्षेत्र पर कार्य करने की ज्यादा जरूरत है, उसके अनुसार अपने अभ्यास के क्रम को बनाना है। साथ ही साथ ध्यानात्मक आसनों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो प्राणायाम का और अंत में ध्यान का अभ्यास करोगे वो करने के लिए भी कोई एक स्थिरता से बैठने के लिए आपके पास आसन होना चाहिए। तो जो ध्यानात्मक आसन है उनका भी निरंतर आप अभ्यास करते रहें। इससे आगे बढ़ते हुए आपको आगे वो अभ्यास करने हैं जो आपको, आपके लिए कठिन अनुभव होते हैं, जो उच्च अभ्यास आपके लिए हैं उनका अभ्यास करना है, और जो अभ्यास नहीं होते हैं उनको बिल्कुल अंत में लाते हुए उनमें कुछ समय अधिक देना है और ठहराव के
साथ उस अभ्यास को करना है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो भी और अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो भी, इन दोनों ही स्थितियों में आपको ठहराव के साथ ही अभ्यास करना होगा, प्राण की सजगता के साथ आपको अभ्यास करना होगा। जैसे आप बद्धकोण आसन नहीं कर पाते हैं तो कुछ समय तक जाएं, बद्धकोण में रुकें और थोड़ा 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 आगे ले जाने की कोशिश करें। इतना आप अगर करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे अभ्यास परिपक्व होना शुरू हो गया, अच्छे से अब हो रहा है। जैसे ही आपने अपना प्राणायाम का क्रम पूरा किया, आसन का क्रम पूरा किया, उसके बाद आपको बढ़ना है बंधों की तरफ। बंध, जो मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध आदि आप लगाते हैं, उनको आपको अभ्यास उनका करना है, लेकिन ठीक से समझकर। भविष्य में पूर्ण इस पर विस्तृत मार्गदर्शन होगा, पहले जो मार्गदर्शन किया गया है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बंधों के अभ्यास करने हैं। बंधों के अभ्यास को कैसे समझे आपके, ये भी एक वही तरीका है कि प्राण को ही दिशा देने का तरीका है। आपने उद्यान बंध लगाया तो उसको ऊपर की तरफ गमन करे, आपने जालंधर बंध लगाया तो जिससे कि वो मध्य के जो स्थान है उनको संचारित करे, जो मध्य के चक्र होते हैं, नाड़ियां होती हैं, उनमें वो प्रवाहित हो। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि नदियों पर बांध लगा दिए जाते हैं जिससे कि उसका जल का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जा सके, इसी तरीके से बंध लगा करके प्राण का प्रयोग अलग अलग तरीके से योगी करते हैं। ये एक ऐसी विशेष विधि योगियों ने निकाली और इसका प्रयोग किया। इससे आगे बढ़ते हुए जो अंत में अभ्यास करने हैं वो है मुद्राओं के अभ्यास, क्योंकि मुद्राओं के अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से भी उच्च माने जाते हैं। तो अगर इसको ध्यान से पहले करोगे तो इसका ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये ध्यान के ज्यादा समीप वाले अभ्यास हैं। तो आपको पहले मुद्राओं के अभ्यास करने हैं, मुद्राओं के बाद आपको ध्यान का अभ्यास करना है। मुद्राओं के अभ्यास में काकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, नासाग्र दृष्टि मुद्रा, महामुद्रा आदि जो भी आपको सुलभ है, जो आप अच्छे से जानते हैं, उन अभ्यासों को आपको करना है। और जैसे ही आपके मुद्राओं के अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं फिर आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं, फिर आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। ध्यान के लिए योगी वरुणानंद ऐप पर शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा कोर्स, क्योंकि ये एक विस्तृत विषय है। ये इसके बारे में बहुत भ्रांतियां और बहुत अवधारणाएं गलत भी हैं, तो इसको ठीक से समझना जरूरी है। तो योगी वरुणानंद ऐप पर शीघ्र ही इस विषय में मार्गदर्शन किया जाएगा, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपने फिर ध्यान का अभ्यास किया और ध्यान के बाद आपको शांति से बैठ करके, एकाग्रचित होकर के अपनी स्तुति करनी है, शांति पाठ करना है, 3 बार ओम का उच्चारण आप करें और फिर आप सहजता से थोड़े समय तक बैठे रहें और फिर अच्छी एक सकारात्मक भाव लेकर के आप अपने दिन को आगे शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर क्रम रखते हैं तो विशेष लाभ आपको योग से प्राप्त होंगे, और इस तरह से समझ करके श्रद्धा भाव से अगर करते हैं अभ्यास निरंतरता के साथ, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। यही कुछ प्रश्नों के आधार पर एक छोटा सा मार्गदर्शन आपके लिए था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।